हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों का इतना सारा प्यार देख करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मुझे इसके साथ साथ और भी मोटिवेशन मिल रहा है। और इसी के साथ जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक भी है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। हम खुद को और दूसरों को हर रोज़ कैसे प्रेरित करें इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग या तो कहीं पर नौकरी करते हैं या फिर उनका अपना कोई व्यवसाय है और उन्होंने दूसरे लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ऑब्वियसली आते ही होंगे, या तो हम लोग कहीं पर नौकरी करते हैं या फिर अपना कोई काम धंधा करते हैं, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 5वें चैप्टर की, जिसका टॉपिक है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। अब्राहम लिंकन का कहना है कि इंतज़ार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पर केवल ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेखक 2 बातों में यकीन रखते हैं। पहला, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं और वो और अच्छे बन सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पर अब सवाल ये उठता है कि फिर वो कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि कमी है एक चिंगारी की, जो चिंगारी है प्रेरणा। अगर हम सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए तो वो हमको सारे सही जवाब देंगे, लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि क्या वो उन बातों पर अमल कर रहे हैं तो जवाब होगा नहीं। इसकी वजह है प्रेरणा का अभाव। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वासों यानी बिलीफ सिस्टम से जन्म लेती है। किसी काम की पहल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो ज़िंदगी के बारे में हमारा नज़रिया बेहतर होता है। हम निजी ज़िंदगी में और अपने पेशे में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। ज़िंदगी सार्थक और ज़्यादा भरपूर हो जाती है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। हमें प्रेरित होने की आवश्यकता क्यों होती है? Why do we need to get motivated? प्रेरणा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है। इसका जन्म सफल होने की इच्छा से होता है। सफलता के बिना जिंदगी में ना तो इज्जत मिलती है, ना ही घर या दफ्तर में आनंद और उत्तेजना का माहौल बन पाता है। जिंदगी उस टेढ़े मेढ़े पहिए की तरह हो जाती है जिस पर हचकोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति कोशिश नहीं करता। आत्मसंतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिंदगी की ज़रूरतों का एहसास ही नहीं हो पाता है। मोटिवेशन कैसे काम करती है? हाउ डज मोटिवेशन वर्क? प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, इसे समझ लेने के बाद हम खुद को प्रेरित करके अपने मकसद को तो हासिल कर ही सकते हैं, उसके अलावा दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारी आंतरिक प्रेरणा ही हमारी प्रेरक शक्ति और नज़रिया होती है और ये हमारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। हम दूसरे लोगों से जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नज़रिया ही है। कोई इंसान प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है? इसके लिए खिलाड़ी लंबे समय से आत्म सुझाव के तरीके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आत्म सुझाव के अंतर्गत कुछ आशावादी वाक्य वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं और उन्हें लगातार दोहराया जाता है। दूसरे शब्द में कहे तो ये खुद से की जाने वाली आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है, तो खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात हमारे मन में खींच पैदा करती है। उस हालत में हम खुद को ये आत्म सुझाव दे सकते हैं कि मैं अपने बेटे से बात करते समय शांत रहूँगा और संयम से काम लूँगा। तो इस तरह हम आत्म सुझाव के जरिए अपने आप को खुद ही प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक और बाहरी प्रेरणा की, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। प्रेरणा 2 तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। पहले बात करते हैं बाहरी प्रेरणा की, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन।
बाहरी प्रेरणा बाहर से हासिल होती है। बाहरी प्रेरणा के उदाहरण हैं पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। जैसे कि उदाहरण के तौर पर माँ बाप से मार खाने का डर या फिर नौकरी से निकाले जाने का डर। अब आप पूछेंगे कि भय से प्रेरणा कैसे उत्पन्न हो सकती है, यानी कि डर की वजह से हम कैसे प्रेरित हो सकते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए ज़रूरी था कि उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दें। जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारी के लिए काफ़ी फायदेमंद थी, लेकिन जॉन के दस्तखत ना करने से रुकावट पैदा हो गई। जॉन के सुपरवाइज़र और उसके साथी कर्मचारी ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा कि जॉन, यहाँ पेन रखा है और साथ में पेंशन योजना के वो कागजात रखे हुए हैं जिनमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने दस्तखत कर दिए। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए। जॉन ने जवाब दिया कि इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छे तरह से नहीं समझाया था जिस तरह आपने समझाया है। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा से क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसके फ़ायदे हैं, इसकी वजह से काम जल्दी पूरा हो जाता है। काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता। थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रेरणा के नुकसानदेह पहलू भी हैं। मसलन यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। इसका मतलब ये है कि प्रेरणा तभी तक कायम रहेगी जब तक प्रेरणा देने वाला मौजूद है। प्रेरणा देने वाले के हटते ही प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। दूसरा, ये तनाव पैदा करती है। तीसरा, सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे। चौथा, आखिरकार काम करने की शक्ति घट जाती है। और पांचवा, ये रचनात्मकता को ख़त्म कर देता है, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। छठा, लोग डंडे के डर से काम करने के आदी हो जाते हैं और उनसे काम करवाते रहने के लिए बड़े, फिर और बड़े और फिर और बड़े डंडे की ज़रूरत पड़ती है। और अब बात करते हैं आंतरिक प्रेरणा की। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर रोज सुबह शाम पढ़ा कीजिए। दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं। पहला मान्यता और दूसरा जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है और वो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव इंसान के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज़ है क्योंकि वो बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका एहसास आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अंदर से होती है। और अब बात करते हैं काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के 4 पड़ावों के बारे में। द 4 स्टेट्स फ्रॉम मोटिवेशन टू डीमोटिवेशन। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ावों से गुजरते हैं, जिसमें पहला पड़ाव है प्रेरित लेकिन बेअसर, यानी कि मोटिवेटेड इनफेक्टिव। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित कब होता है? जब वो किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है। क्यों? इसलिए कि वो साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वाले ने सही फैसला लिया है। वो प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से वो ये नहीं जानता कि उसे क्या करना है, इसलिए बेअसर होता है। ये एक ऐसा पड़ाव है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग से चीज़ों को सीखना चाहता है। उस दौरान उसे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ढालना काफ़ी आसान होता है। इस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना ज़रूरी होता है। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम या तो होता ही नहीं है या फिर बेहद घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइज़र नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है और उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वो कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा जाता है। दूसरी ओर पेशेवर संगठन नए लोगों को भर्ती करने में काफ़ी सावधानी बरतते हैं। वो उसे और बातों के साथ ये भी बताते हैं, जैसे कि पदों का क्रम, कौन सी पोस्ट पर कौन है, एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं हैं।
क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या मानक यानी क्या पैरामीटर्स हैं और क्या दिशा निर्देश हैं, क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों के बारे में बताता है। जब तक किसी को साफ तौर पर यह ना बताया जाए कि उससे क्या उम्मीदें हैं, तो उससे काम करने की शक्ति दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दूसरा पड़ाव है प्रेरित और असरदार यानी मोटिवेटेड इफेक्टिव। इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी ये सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वह कामों को जोश और खरोश के साथ करता है। वो अपने पेशे को समझ चुका होता है और यह बात उसके काम करने की शक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद वो अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है, जो कि है तीसरा पड़ाव, प्रेरणाहीन पर असरदार, डीमोटिवेटेड इफेक्टिव। कुछ समय बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वो अपने पेशे की तिकड़में यानी कि ट्रिक्स ऑफ ट्रेड सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रेरणाहीन हो चुका होता है। वो इतना काम तो करता है जिससे कि मालिक को उसे नौकरी से निकालने का मौका ना मिले, लेकिन वो प्रेरित होकर काम नहीं करता। ये कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह है। किसी भी संस्था में अधिकतर लोग इस तीसरे पड़ाव पर ही होते हैं। हमारा मकसद ऐसे कर्मचारियों को वापस दूसरे पड़ाव पर लाना है, यानी ट्रेनिंग के जरिए उन्हें फिर से प्रेरित और असरदार बनाना है। किसी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से या तो वो दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर से प्रेरित और असरदार कर्मचारी बन जाएगा, या फिर चौथे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। चौथा पड़ाव है प्रेरणाहीन बेअसर यानी कि डीमोटिवेटेड इनफेक्टिव। अगर कोई कर्मचारी इस पड़ाव पर पहुंच जाता है तो फिर मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता। इस बिंदु पर सबसे उचित कदम यही होता है। और अब बात करते हैं प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों की, यानी कि डीमोटिवेटिंग फैक्टर। शुरू में प्रेरित रहने वाला कर्मचारी उस पड़ाव से खिसक कर प्रेरणाहीन कैसे बन जाता है, इसके बारे में जानते हैं। कर्मचारी को प्रेरणाहीन बनाने वाले कुछ कारण ये हैं। नकारात्मक आलोचना यानी कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म, सबके सामने अपमानित करना यानी पब्लिक ह्यूमिलिएशन, काम ना करने वालों को पुरस्कृत करने से काम करने वालों का उत्साह कम होता है। पांचवा, असफलता या असफलता का डर। छठा, सफलता से कई लोग आत्मसंतुष्ट भी हो जाते हैं। सातवां, दिशाहीनता यानी लैक ऑफ डायरेक्शन। आठवां, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना यानी लैक ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। नौवां, आत्मसम्मान की कमी, लो सेल्फ एस्टीम। 10वां, प्राथमिकताएं तय न करना यानी लैक ऑफ प्रायोरिटीज। 11वां, नकारात्मक आत्मवार्ता यानी कि नेगेटिव सेल्फ टॉक। 12वां, दफ्तर की राजनीति यानी ऑफिस पॉलिटिक्स। 13वां, अनुचित व्यवहार अनफेयर ट्रीटमेंट। 14वां, पाखंड यानी हिपोक्रेसी। 15वां, घटिया मानदंड यानी कि पुअर स्टैंडर्ड। 16वां, तेजी से किए जाने वाले बदलाव फ्रीक्वेंट चेंजेस। और आखिरी, अधिकार दिए बिना सौंपी गई जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। और अब बात करते हैं प्रेरक की यानी कि मोटिवेटर्स। हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वो है आत्म प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि अपने खुद की वजहों से करें। ऐसी प्रेरणा ही टिकाऊ होती है। याद रखिए कि सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद में विश्वास पैदा करना होगा कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, रिश्तों, टीम भावना के साथ काम यानी हर चीज़ में सुधार आ जाता है। दूसरों को प्रेरित करने के लिए क्या तरीके हैं उनके बारे में जानते हैं। ये तरीके हैं, पहला, मान्यता देना यानी गिव रिकॉग्निशन। दूसरा, इज्जत दें, गिव रिस्पेक्ट। तीसरा, काम को दिलचस्प बनाएं। चौथा, अच्छे श्रोता बने यानी बी अ गुड लिसनर। पांचवा, लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें। छठा, विकास के अवसर मुहैया कराएं। सातवां, ट्रेनिंग दें। आठवां, चुनौती पेश करें। और आखिरी, मदद करें पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंत में पहुंचते हैं। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और इसका निष्कर्ष अगर हम देखना चाहें तो एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बताना चाहूँगा। इसका निष्कर्ष है कि लोग कोई काम हमारी पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि खुद की वजहों से करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक ने हर चैप्टर के अंत में एक एक्शन प्लान दिया हुआ है। इस चैप्टर के एक्शन प्लान में लेखक 9 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला,
ट्रेनिंग के जरिए गर्व की भावना को विकसित कीजिए। दूसरा, कार्य क्षमता प्रदर्शित करने वालों को पुरस्कृत कीजिए। तीसरा, अच्छी तरह और स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। चौथा, ऊंची उम्मीदें रखिए। पांचवा, साफ और निश्चित पैमाने तय कीजिए। छठा, दूसरों की ज़रूरतों को समझिए। सातवां, दूसरों को भी अपनी व्यापक योजना का हिस्सा बनाइए। आठवां, खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश कीजिए। और नौवां, दूसरों में आत्मसम्मान विकसित कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस चैप्टर की सारी खास बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी सुझाव या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सजेशन और कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अब हम मिलेंगे अगले शनिवार सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम, और बात करेंगे इसी बुक के 6ठे चैप्टर की, जिसका टॉपिक है आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। और हम जानेंगे कि हम अपना सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।